एक लड़की आपसे डेटिंग ऐप पे मिलेगी, हार्डली एनी कॉन्वर्जेशन हुई होगी, हाय हेलो ही हुई होगी, मैं ये करती हूँ, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, अच्छा चलो शाम को मिलते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक क्लब या कैफे लेकर जाया जाएगा। ये वो लड़कियां हैं जिनमें से एक है गुड़गांव में, उन्होंने एक ही साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 रेप केसेस फाइल किए। एक जबलपुर में है जिन्होंने 4-5 सालों में लगभग 6-7 लड़कों के खिलाफ झूठे रेप केसेस फाइल किए। कंडक्टर्स के साथ लड़ रही हैं, उनको झापड़ मार रही हैं, उनको थप्पड़ मार रही हैं। आज ही 2 आर्टिकल्स मेरे पास आए हैं जिसमें झूठे रेप के केस की आइदर धमकी की वजह से या फंसने की वजह से किसी इंसान से सुसाइड कर लिया था। इतनी बुरी तरह से बच्चे की तरह रो रहा था वो। तो कह रहा है पापा ने बोला कि इससे जितने खराब दिन तू हमें दिखा रहा है उससे अच्छा तो तू जब पैदा हुआ था तब मर ही जाता। जो हमारे नए कानून आ रहे हैं वो हमारे पुराने कानूनों से कोई बेहतर नहीं है, बदतर है। जो भी इंसान इस लॉ को लेकर आया है उस इंसान का इंटेंट बेसिकली था लव जिहाद को कंट्रोल करना, लेकिन क्योंकि उसको एक्सप्लिसिटली टारगेट नहीं कर सकते थे, उन्होंने सभी को लपेट दिया। I feel that there are a lot of innocent men who are going to be sacrificed under this law. आज का ये पॉडकास्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे हर एक मेल व्यूअर को पूरा जरूर देखना चाहिए ताकि कुछ गलत होने से पहले आप खुद को बचा सको। इस पॉडकास्ट ने पर्सनली मेरी आंखें खोल दी है। आज की हमारी गेस्ट है एक ऐसी दबंग महिला दीपिका भारद्वाज, जो कि एक जर्नलिस्ट और मेंस राइट एक्टिविस्ट है। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारे दुश्मन बनाए, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि इन्होंने वो सारे फेक रेप स्कैम्स, फेक डेटिंग स्कैम्स और डाइवोर्स स्कैम्स को एक्सपोज किया है जिसने कई मासूम मर्दों की जिंदगियां बर्बाद की है। हम मर्दों को कानून के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता और इसीलिए कई मासूम बेगुनाह होने के बाद भी शिकार बन जाते हैं। क्या हमारा कानून लड़कियों के प्रति बायस्ड है, जिससे लड़कियां बड़ी आसानी से मर्दों पर रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और असॉल्ट जैसे घिनौने अपराधों के झूठे एलिगेशंस लगा सकती है, जिससे लड़कों की जिंदगियां खराब हो जाती है, घर टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, जबकि लड़के ने कुछ गलत किया ही नहीं होता। ब्लैकमेलिंग तक के केसेस सामने आए। आज के हमारे इस पॉडकास्ट का मिशन यही है, इन्हीं इश्यूज पर अवेयरनेस फैलाना और सभी इंडियंस को इंडियन कानून और उसके लूपहोल से सचेत करना, ताकि किसी भी मासूम के साथ आगे कुछ भी गलत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पॉडकास्ट। सो दीपिका, यू आर अ मेंस राइट एक्टिविस्ट। आप पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ते हो। सो अभी जैसे मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने कुछ डेटा आए। बात यह है कि मेल्स के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये केसेस बहुत ज़्यादा संख्या में है, लेकिन लास्ट में जब कोर्ट में केस जाता है तब पता चलता है कि 85% केसेस में मर्द को छोड़ दिया जाता है। एक्विटल रेट 85% है। तो इसका मतलब बेसिकली 85% केसेस में केस तो कर दिया लेकिन वो फॉल्स केसेस थे। फिर अगर हम बात करें जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो उसमें एक्विटल रेट कुछ 75% है, नेशनल एवरेज। तो ये सब क्या डेटा है, मतलब इतने सारे केसेस क्यों किए जा रहे हैं मर्दों पे, और क्या हमारे इंडियन पीनल कोड में, जो कि अभी चेंज हो चुका है, उसमें कुछ बड़े बड़े लूप होल्स हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। आपने अपने करियर में बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव है? थैंक यू सो मच अपने शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए और आदमियों के इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए, गौरव। 2 पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन के जो आपने पूछा। एक तो डेटा पर्सपेक्टिव और एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव। मैं पहले डेटा पर्सपेक्टिव पे बात करूँगी। देयर इज़ नो डाउट कि जो केसेस फाइल होते हैं, इनको हम तो आज ये बात कर रहे हैं कि पुरुषों के खिलाफ फाइल होते हैं, बट इनको देखा ऐसा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम का एक ग्राफ है, अत्याचार का एक ग्राफ है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि 85% 498 के जो केसेस हैं उसमें एक्विटल रेट है लगभग, और जो रेप के केसेस हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं, उसमें 70 to 75%। हालांकि ये डेटा थोड़ा वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, बट नेशनल एवरेज ऑन द राउंड अबाउट ये है, और ये आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि कोई भी महिला जाके किसी भी पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करवा सकती है, ठीक है, और वो डेटा बन जाता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। कितना सच्चाई है उस केस में और कितना सच्चाई नहीं है,
वो पता चलता है उस आंकड़े से जो हम बात कर रहे हैं अक्विटल रेट। ओके। कितने लोग कन्विक्ट हुए, कितने लोगों का अक्विटल हुआ। तो हालांकि बहुत सारे लोग जो जब हम इन स्टेटिस्टिक्स को बताते हैं कि पुरुषों के खिलाफ बहुत ज़्यादा फॉल्स केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह इस चीज़ को थोड़ा सा मेलो डाउन करने के लिए ये भी बोलते हैं कि सब अक्विटल्स का मतलब ये नहीं होता है कि केस झूठा था। चलिए मान लेते हैं सब अक्विटल्स का केस डेफिनेटली नहीं होता कि वो केस झूठा था, लेकिन अगर हम 20%, 30%, 35% भी ले लें कि इन सारे एक्विटल्स में से जो केसेस थे वो सरासर झूठे थे, तो हम एक बहुत कंसिडरेबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे उन लोगों को ना ही सिर्फ एक झूठे इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा, लेकिन सोशल शेम, पर्सनल ट्रॉमा, लीगल ट्रॉमा, फाइनेंशियल ट्रॉमा और एक पूरी लाइफ के ऊपर एक सेटबैक लग जाता है। और उससे वापस आना या उससे रिकवर करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जैसा मैंने कहा कि डेटा एक स्टेटिस्टिक्स का एस्पेक्ट और एक ह्यूमन एस्पेक्ट है। तो नाउ आई एम गेटिंग इनटू द ह्यूमन एस्पेक्ट वाला रेल्म कि ये किसी के लिए सिर्फ आंकड़े हो सकते हैं कि इतने केसेस फाइल हुए, इतने कन्विक्शन हो गए, इतने एक्विटल हो गए, लेकिन इनके पीछे असल जिंदगियां हैं जो झूठे एलिगेशंस की वजह से बर्बाद होती हैं, झूठे एलिगेशंस की वजह से लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा उनके साथ होता है और एक इतना ज़्यादा सेटबैक आपको लगता है, दाग लग जाता है, रहता है। मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल आराम से चल रही होती है और सडनली आपने कोई गलती नहीं करी और उसके लिए आपको पनिश किया जाता है। राइट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं और ये बिल्कुल सत्य है, इंडिया में जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं या फिर ये जो केसेस हैं, यहाँ पे प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कि आपके ऊपर एक झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा या आपके ऊपर एक झूठा रेप का केस लगा जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा भयावह क्राइम है, तो आपने कुछ गलत नहीं किया, उसके बावजूद आपके ऊपर एक केस लगा और बजाय कि आपकी सच्चाई को सुना जाए, आपकी इनोसेंस को देखा जाए और उस बिना पे जांचा जाए कि आप एक्चुअल में दोषी हैं कि नहीं, सिर्फ क्योंकि आपके ऊपर केस लग गया तो आपको दोषी मान लिया गया, फिर उसके बाद आपका ट्रायल होगा, सालों साल लगेंगे उस प्रोसेस में और उसके बाद अगर आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव भी कर देते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आपने कितनी भी बेगुनाही साबित भी कर लो, उसके बाद क्या उस इंसान को सज़ा मिलेगी जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की? बहुत रेयरली, बहुत ही रेयरली। क्या आपको किसी भी तरह का कॉम्पेंसेशन मिलेगा क्योंकि आपको झूठा फंसाएगा? रेयरली। तो कहीं ना कहीं जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम जो है वहाँ पे प्रॉब्लम है। उसका इंटेंट बड़ा अच्छा है कि महिलाओं को न्याय दिया जाए, लेकिन महिलाओं को न्याय देने की आड़ में जो पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं उसके खिलाफ लड़ती हूँ। बिल्कुल सही बात बोली। बिकॉज ये जो मतलब मेरा भी ध्यान इस चीज़ पे गया था, पहली बार तब गया था जब मेरे एक पर्सनल फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ। सो मेरा एक फ्रेंड है, मैं बहुत टाइम के बाद उससे बात किया था मैंने, तो आई थिंक 2-3 साल के बाद, 2-3 साल के लिए ही वॉज अंडरग्राउंड, मतलब कहाँ है पता नहीं जी। फिर वन फाइन डे उसका मैसेज आया तो हमने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया। तो उसने बोला कि यार मैं 2 साल से ना एक केस लड़ रहा हूँ और उसकी शादी हो गई थी और उसकी वाइफ ने उस पर एक झूठा डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली और बहुत ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर किया गया जी। जबकि स्टोरी ये थी कि वो वर्कआउट स्टार्टिंग से ही नहीं हो रहा था रिलेशन, बिकॉज प्रॉबेबली दोनों में वो नहीं था केमिस्ट्री या जो भी था, दोनों की अपनी लाइफ थी, वो अपने लाइफ में कट ऑफ रहते थे जी। तो अब उसका ये मानना था कि उसके फैमिली की तरफ से ये आइडियाज आए, बिकॉज जो लड़की थी उसके फैमिली वाले बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे, मतलब मेरे फ्रेंड के हिसाब से। तो उन्होंने लड़की को ऐसा बताया कि यार तू ये केस क्यों नहीं डाल देती जी, वैसे करके। तो उस चक्कर में मेरा जो फ्रेंड था वो बेसिकली खुद एक एडवोकेट बन गया, उसने लॉ पढ़ना स्टार्ट कर लिया, 2 साल तक वो पढ़ रहा था। तो जब मैंने उससे बोला कि मुझे पूरा ये सिस्टम समझना है कि कैसे काम करता है, बिकॉज आई वॉज कॉट पैंट्स डाउन, मुझे कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में, मेरे पे इतना बड़ा केस ठोक दिया, मेरे को बार बार केस चक्कर काटने पड़ते हैं, मेरे पे स्ट्रेस,
आसपास मेरे जो मोहल्ले वाले मेरे बारे में बात कर रहे जी। हैं और मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, वहां पे मेरा परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रहा है, Correct. मेरी लाइफ पूरी डाउनहिल जा रही है, तो Right. दैट स्ट्रेस वाज सो एविडेंट। यस मतलब उससे जब मैंने बात किया तो तब मुझे समझ में आया कुछ तो शायद गड़बड़ है। करेक्ट। फिर उसके बाद अभी हाल ही में हम रिसर्च कर रहे थे, तो हमारी टीम ऑफ पैशनेट राइटर्स है जो रिसर्च करने में भी बहुत पैशनेट है, तो उनमें से एक राइटर ने ये बताया कि एक ऐसा लॉ आ गया कि जहाँ पे एक नया कंडीशन आया है कि अगर किसी विमेन के साथ कोई मेल सेक्स करता है अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, तो विमेन को प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, मेल को प्रूफ करने की जरूरत है कि उसने ये नहीं किया। जी। तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कितना वन साइडेड है ये। Yeah. तो क्या इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये क्या लॉ है, ऐसा क्यों है कि बिना एविडेंस के सीधा मतलब केस फाइल हो जाता है, और क्यों ये वन साइडेडनेस क्रिएट हो रहा है? ये जो कानून जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उस जहाँ तक मैं समझती हूँ तो आपके रिसर्चर डेफिनेटली एक नया जो कानून भारतीय न्याय संहिता में आया है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। उसका नाम है BNS 69। ये कानून कहता है कि अगर कोई भी पुरुष किसी महिला को डिसीटफुल मीन्स से सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंड्यूस करता है, और ये डिसीटफुल मीन्स क्या हो सकते हैं, या तो वो कहता है कि वो उससे शादी करेगा, या फिर वो कहता है कि वो उसकी नौकरी लगवा देगा, या फिर उसको कहता है कि उसको प्रमोशन दिलवा देगा, और इन किसी भी ग्राउंड्स पे या फिर इंड्यूसमेंट से उसके साथ सेक्स करता है, तो उसको 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। ऐसा कानून पूरे दुनिया में मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन इंडिया में है। कहीं पे भी अगर दो लोगों के बीच में, दो अडल्ट लोगों के बीच में अगर शादी की बात होती है और वो किसी वजह से शादी तक नहीं पहुंच पाती है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ये कहीं पे भी क्राइम है। और शादी की बात तो चलिए मैं एक पल को समझ सकती हूँ कि शादी में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी उसका एक इनहेरेंट पार्ट होता है कि, तो हालांकि हम अडल्ट्स हैं गौरव, अगर किसी इंसान के साथ किसी को सेक्स करना है तो वो आप इस वजह से करोगे कि क्योंकि उसने बोला कि वो आपसे शादी कर देगा। मेरे लिए ये चीज कोई मुझे बहुत ज्यादा समझ भी नहीं आती। आई थिंक विमेन की स्मार्टनेस और विमेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बिलिटल किया जा रहा है। एग्जैक्टली गौरव, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक पिंक मूवी में कह रहे थे यस मीन्स यस, नो मीन्स नो, लेकिन आप यहाँ पे सडनली ये कह रहे हैं कि यू सेड यस बट लेटर ऑन यू आर टर्निंग इट इनटू अ नो जस्ट बिकॉज आपकी शादी नहीं हुई है। तो अब आदमियों को तो वो कंसेंट कैसे समझे वो और कैसे ना समझे, मुझे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जैसा मैं कह रही थी, शादी के प्रिटेक्स्ट में आप चलो सेक्सुअल रिलेशनशिप फिर भी समझ सकते हैं, बट ये क्या है कि किसी ने आपको बोला कि वो आपकी नौकरी लगवा देंगे और आप उनके साथ सेक्स कर लो, और अगर आप कर भी लेते हैं तो क्या आप अपनी उस चीज़ में विलिंगनेस नहीं कर रहे हैं? क्या आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं लगा रहे हैं कि आप किसी के साथ सिर्फ क्योंकि उसने बोला कि वो आपको नौकरी दिलवा देगा आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं? और अगर आप जा रहे हैं तो वो तो एक म्यूचुअल बेनिफिशियल सिचुएशन हो गई ना, राइट? और वो अपने आप में ही मॉरली क्वेश्चनेबल है। यस, और अगर म्यूचुअली बेनिफिशियल नहीं है और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कानून है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। अगर कोई इंसान अगर आपको इस तरह का प्रोपोजिशन दे रहा है कि आप मेरे साथ सेक्स कर लीजिए, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा या प्रमोशन करवा दूंगा, वो तो ऑलरेडी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर पीनलाइज होता है। तो नहीं, वहाँ पे भी आप नहीं जाएंगे, आप एक्चुअली उस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर लेंगे, लेकिन अगर उसके बाद मतलब अगर आपको एडवांटेज नहीं मिल पाता है उसका तो आप केस कर देंगे। मतलब आप एक इलीगल काम करेंगे, काइंड ऑफ इलीगली हो गया, बाउंड्रीज में है वो। एक इमोरल एक्ट, और कहीं ना कहीं लेट अस एक्चुअली एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर किसी को अपनी मैरिज की बात करते हैं, अगर किसी को मैरिज और सेक्स में सिमिलैरिटी नहीं रखनी या इनको क्लोजली एसोसिएट नहीं करना, या आपके लिए प्री मैरिटल सेक्स एक बिल्कुल गलत चीज है, तो भाई आप शादी तक इंतजार कर लीजिए ना। अगर आपको किसी ने बोला भी है कि मैं आपसे शादी करूंगा, आपके पास है। एग्जैक्टली, आप तो शादी होने के बाद कर लीजिए। एक तो आप प्री मैरिटल सेक्स में खुद जा रहे हैं,
लेकिन अगर किसी को दोषी ठहराना है, उसको भी मैं इमोरली बोलूंगी अगर उसके हिसाब से, तो एक इमोरल एक्ट को एक क्रिमिनल चोला ओढ़ा दिया गया है अब हमारे कानून में, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ आदमी को मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा नाउ बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारी महिलाएं मुझे कहती हैं गौरव कि यू डोंट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ वुमेन, यू डोंट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ वुमेन। बहुत सारे पुरुष इस तरह के झूठे वादे करते हैं। हाँ। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारे पुरुष शायद ऐसे झूठे वादे करते होंगे और इस तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की जरूरत मतलब ऐसे केसेस होते होंगे जहाँ पे कि ऐसा हो, लेकिन क्या एक पूरा का पूरा कानून बना दिया जाए उसके लिए जिसमें आदमी के लिए प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाए कि उसने ऐसा किया कि नहीं किया, और किसी भी तरह के एविडेंस की बगैर आप उस इंसान को जेल में डाल दो क्योंकि सज़ा 10 साल तक की है, ये कितना वाजिब है? और अगर इस तरह का झूठा इल्ज़ाम लगा के पुरुषों की जो ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करेंगे? इट कैन नॉट बी वन साइडेड। राइट। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक क्राइम किसी चीज़ को बोल रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कंसेंट इन्वॉल्व थी, इतने सब्जेक्टिव मैटर को आप एक इतना बड़ा अपराध बता रहे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी डेंजरस। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में लेके बात करते हैं ताकि एक मतलब एक कॉमन इंसान के लिए भी रिलेटेबल बन जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉयर है जी, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एक फीमेल एम्प्लॉय को अगर एक लेट्स से कि एक रूम में बुलाता है जी, और उससे बात करता है एनीथिंग रिलेटेड टू परफॉर्मेंस या कोई भी जी, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल हो जाता है कि वो फीमेल एम्प्लॉय कंप्लेन कर सकती है बोल के कि मेरे साथ ऐसा प्रोपोजिशन रखा कि जहां पे कुछ क्विड प्रो क्रो को कुछ एक डील लाई कि यू नो यू विल हैव टू स्लीप विथ मी, तब मैं आपको रेज दूंगा, प्रमोशन दूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसको फिर बाद में मान लिया जाएगा विदाउट एविडेंस कि ये हुआ है, और फिर मेल को प्रूफ करना है। क्या मैं सही समझ रहा हूं कि ये नहीं हुआ? जितनी मेरी कानून की अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह के केसेस मैंने आज तक देखे हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जहां पे झूठा केस होगा, हाँ, वहां पे ऐसा ही होगा। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंटरैक्शन को बदला जा सकता है इस कानून के अंतर्गत एक अपराध में। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज के समय पे ऑलरेडी जो हमारे रेप लॉज थे उनका मिसयूज़ हो रहा है पिछले काफ़ी सालों से, जब से इनफैक्ट 2012 से जब से रेप लॉज इतने स्ट्रिंजेंट हो गए हैं कि पुलिस वालों को भी साफ नज़र आ रहा है कि केस बिल्कुल झूठा है, तो भी वो उसको झूठा नहीं बोलते और चार्जशीट फाइल कर देते हैं, आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से जिस तरह के मैंने केसेस देखे हुए हैं, अगर अपने पर्सपेक्टिव को शेप करूं, तो सेक्शन 69 का बिल्कुल इसी तरह से दुरुपयोग होगा। ऑलरेडी जहाँ पे ब्रोकन रिलेशनशिप है, परसों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक जजमेंट है जहाँ पे एक रेप केस को रद्द कर दिया गया, कॉश कर दिया गया, जहाँ पे 10 साल तक अफेयर था लड़के और लड़की के बीच में। ओके। 10 साल के अफेयर के बाद 1 साल हो चुका था ब्रेकअप हुए। हाँ। उसके बाद ये लड़की कहती है कि इसने मेरे को 10 साल तक शादी का झांसा देकर रेप किया। ओ माय गॉड। ठीक है, 1 साल बाद जी, ब्रेकअप के 1 साल बाद, और टोटल 10 years का रिलेशनशिप। 1 साल तक सोए थे? हाँ, नहीं ये तो नहीं बोल सकते ना लड़कियों को। नहीं, बट ये कितना गलत है, राइट? बिल्कुल। तो यहाँ पे अब आप एक चीज देखिए, 10 साल का रिलेशनशिप था। उस 10 साल के बिगिनिंग में जब पहली बार सेक्स एस्टैब्लिश हुआ होगा, उस टाइम पे क्या उसने शादी का बोला था या नहीं बोला था? दिस इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन। वो 10 साल तक जो रिलेशनशिप चला, She was also there. 10 साल तक, राइट? वो कंटिन्यूड जो रिलेशनशिप है वो या किसी शादी के प्रिटेक्स्ट पे था या नहीं था, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। क्या उस महिला ने प्रूफ दिए होंगे FIR दर्ज करने के लिए, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, राइट? चौथा, किस तरह का, क्या किसी तरह का मेडिकल दिया गया, ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। फिजिकल प्रूफ। आंसर ये है कि कुछ भी नहीं दिया जाता। ओके।
एंड दैट बिना इज एविडेंस, बिना प्रूफ के, सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसी ग्राउंड पे एफआईआर दर्ज होती है, आदमी का अरेस्ट होता है, उसको सालों साल केस झेलना पड़ता है। ये जो केस था, आई एम नॉट टू श्योर ये कितने समय चला, बट ऐसे भी केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अप्रैल में एक इस तरह के केस को रद्द किया था, झूठा रेप केस था वो। उसमें महिला शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो जाती हैं इस आदमी के साथ जो उनके घर पे टेनेंट बन के आते हैं। उनका अपने पति से डिवोर्स भी नहीं हुआ है, वो लंबे दौरान तक इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं, और उसके बाद ये लड़का, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, ये लड़का कहता है कि ये इनसे शादी नहीं कर पाएगा, तो उसके ऊपर जाके रेप केस फाइल कर देती हैं, राइट। उस आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उस केस को रद्द करवाने के लिए। कितने लोग ऐसा अफोर्ड भी कर सकते हैं? उससे पहले आपका अरेस्ट होता है, आपकी एफआईआर दर्ज होती है, आपका अरेस्ट होता है, उसके बाद आपको सालों साल ट्रायल फेस करना पड़ता है। तो सेक्शन 69 में भी जैसा मुझे लग रहा है इस टाइम पे इसी तरह होगा। कॉर्पोरेट, पहले तो ये सिर्फ रिलेशनशिप्स के बीच में हो रहा था कि शादी का झांसा दिया, अभी तो इट्स एन ओपन ग्राउंड। मतलब दी ओनली कॉर्पोरेट पे बोलो, किसी भी अनजान इंसान को बोलो, इसने मुझे, हम ऐसे केसेस में देख रही हूँ गौरव, किसी भी बात में कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, पैसे का डिस्प्यूट हो गया। आपको एक बात बताती हूँ, दिल्ली का ही एक मैटर था, प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ लेन देन के मैटर में डिस्प्यूट हो गया था। तो महिला ने जाके ये बोला कि इस आदमी ने इस प्रॉपर्टी का जो भी लोन वगैरह है वो पेमेंट करने के लिए हमारा कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, इसने मुझसे पैसे ले लिए, उसके बाद इसने मुझे ये बोला कि उस पैसे को पे करने के लिए, जो प्रॉपर्टी के ऊपर था, लोन उठाया हुआ था जो भी, इसने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा ताकि तुम उस जो तुम्हारे ऊपर डेट है उसको पे कर पाओ। और वो नौकरी का झांसा देके इस आदमी ने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। तो ऑलरेडी, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि वहाँ पे कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, कोई जॉब का झांसा नहीं हुआ था, इन लोगों का प्रॉपर्टी के उसके ऊपर लेन देन में डिस्प्यूट हो गया था और रेप का केस लगा दिया गया। तो सेक्शन 69 में भी किसी भी तरह का अगर आपको सेटल करना है, आप डिस्प्यूट ये लगा दीजिए, एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी। और जैसा एक बार बता सकते सेक्शन 69 क्या है? सेक्स ऑन डिसीटफुल मीन्स दैट इज डन with a woman by a man. The explanation of law is that these deceitful means can be false promise of marriage, inducement by saying that you will get her a job, inducement by promotion hike, और suppressing identity. एक और इसका विंग है, अगर आपने अपनी आइडेंटिटी सप्रेस करके किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में गए हैं, तो वो भी एक क्राइम है। pretending to be someone else who you are not. Yes. Okay. मुझे ऐसा लगता है गौरव कि I don't know who that person is who came up with this law. This law is absolutely new. There was no law like this in the Indian Penal Code. जो भी इंसान इस लॉ को लेकर आया है, उस इंसान का इंटेंट बेसिकली था लव जिहाद को कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जहाँ पे आइडेंटिटी बदल के इंसान मुस्लिम्स हिंदूज बन जाते हैं, वैसे रिलेशनशिप में चले जाते हैं और उसके बाद शादी हो जाती है और उसके बाद पता चलता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं। इंटेंट वो था, लेकिन क्योंकि उसको एक्सप्लिसिटली टारगेट नहीं कर सकते थे कि लोग फिर उसके बाद रिलीजन से जोड़ के उसको ना देखने लग जाएं, तो इन्होंने सभी को लपेट दिया। तो ये तो बहुत बुरी तरह बैकफायर हो गया। बहुत ही, अभी तो बैकफायर होगा। अभी तो आप देखिए, हम मेरे एक रिसर्चर है, विख्यात है उसका नाम, और वो मुझे बहुत सारे इस तरह के जो केसेस आते हैं न्यूज़पेपर में भेजता रहता है। कहीं पे कहा जा रहा है 13 साल तक शादी का झांसा दिया, कहीं पे 2 बच्चे की माँ बोल रही है शादीशुदा औरत कि उसको शादी का झांसा दिया गया। कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है कि कितनी ड्यूरेशन तक ये झांसा दिया जा सकता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 13 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन महिला जाएगी 5 साल बाद भी कंप्लेन करो तो भी वैलिड होगा। जी बिल्कुल होगा।
कोई बाइफिकेशन नहीं है लॉ में। और आज के टाइम पे तो हम लोग इस तरह के केसेस वैसे ही देख रहे हैं। अब तो BNS आ गया तो 69 सेक्शन अलग ही बन गया, बट आज से पहले मैं कितने सारे रेप केसेस हैंडल कर रही हूँ जहाँ पे लॉन्ग टर्म कंसेंशुअल रिलेशनशिप थी, किसी वजह से बात बिगड़ी और लड़की ने रेप का केस लगा दिया। तो अब ये BNS 69 में होगा। 4 साल का रिलेशनशिप था, 5 साल का रिलेशनशिप था, 10 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद आपने बस यही बोलना है कि रिलेशनशिप में शादी का इन्होंने झांसा दिया था। अब किस तरह की जजमेंट्स आएंगी वो भी हम देखते हैं गौरव। अभी तक तो ये था कि एटलीस्ट रेप का चार्ज होता था तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंसेंट, जब आपको दिखता था कि आप पूरी कंसेंशुअल उस रिलेशनशिप में थे, तो कोर्ट जो है पुरुष को बरी कर देता था कि भाई महिला की कंसेंट थी, कोई शादी का झांसा नहीं था। और अगर शादी की बात भी हुई थी तो महिला वयस्क थी, वो अंडरस्टैंड कर सकती थी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस रिलेशनशिप के। लेकिन अब तो कानून में वो रेप का पार्ट निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि इसको हम रेप नहीं कहेंगे, लेकिन 10 साल तक की सजा होगी ऐसे पुरुष को। तो अब कंसेंट और विल का तो पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ से हटा दिया। तो किस बिना पे ये पुरुष को दोषी मानेंगे, किस बिना पे नहीं मानेंगे, आई थिंक इट्स येट टू बी सीन, बट इट इज़ वेरी स्कैरी। राइट। आई थिंक ये बिना एविडेंसेस, बिना प्रूफ के केस दर्ज करना भी, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज जैसे आपने कहा कि प्रोसेस इज द पेन, राइट? नहीं, बट एक अब हालांकि जो हमारे नए कानून आए हैं उसमें ये कहा गया है कि प्रॉपर इंक्वायरी भी हो सकती है FIR दर्ज करने से पहले। लेकिन महिलाओं के जो कानून है उसमें ज़्यादातर पुलिस जो है किसी भी तरह का डिसीजन लेने में या डिस्क्रिशन इम्प्लीमेंट करने में बहुत संकोच करती है। प्रैक्टिकल लेवल पे वो प्रैक्टिकल हर्डल्स आ जाते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है बहुत बार कि बिकॉज इंडिया में करप्शन का भी प्रॉब्लम है कि कभी कभार फिर करप्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स व्हाइल सेइंग दिस। तो बहुत सारी आदमी को पहले ही पैसे भर देने पड़ेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आ सकती है। बिल्कुल आएगी, नाम केस लिखा देंगे, बिल्कुल तो आएगी, हैरेसमेंट होगा, और भी ज्यादा करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं ये प्रोविजंस, राइट? और एग्जैक्टली वैसे तो अब जो हमारी जो सेट प्रेसिडेंट्स हैं, जजमेंट्स हैं, उसमें ललिता कुमारी की एक जजमेंट है जो कहती है कि FIR तो पुलिस को दर्ज करनी ही करनी पड़ेगी। अब भारतीय न्याय संहिता के परिप्रेक्ष्य में उन जजमेंट्स का क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, दैट इज़ येट टू बी सीन, बिकॉज 1 जुलाई को ही ये कानून लागू हुए हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी भी मैंने पुलिस ऑफिसर्स से बात की है, वो इन मैटर्स में अपनी डिस्क्रिशन या फिर अपना एक, जैसे कहते हैं ना कि आप वो भी एट द एंड ऑफ द डे रखते ही नहीं है। नहीं, अपना ओपिनियन नहीं गौरव, एट द एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। उनको भी लगता है, उनको भी समझ में आता है कि ये बिल्कुल फर्जी केस है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो एक स्टैंड ले लें तो उनको 1000 जवाब देने पड़ते हैं। ऐसे इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि दीपिका जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमारे को खुद इतना दुख होता है जब हम बिल्कुल इनोसेंट इंसान के खिलाफ हमारे को एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि अगर हम एक्शन ना लें तो फिर वो महिला उसमें चली जाती है, कमीशन में चली जाती है, वहां से हमारे को डांट पड़ती है। अब धरना दे देती है महिलाएं हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर आके, हम क्या करें? राइट। हमें पता भी बहुत सेंसिटिव बन जाता है, और मीडिया का भी लाइमलाइट फटाक से बिल्कुल इमीडिएटली, चाहे कितने भी फैक्ट्स हों। आप मानेंगे पिछले महीने मैंने एक केस में एक परिवार की मदद की। उसमें एक आदमी एक महिला से मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिले थे। उन लोगों का कुछ 5-6 महीने का आपस में इंटरेक्शन रहा होगा। फिर उसके बाद उस आदमी को समझ में आया कि थोड़े से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। तो वो और बिल्कुल पीछे हाथ धो के उनके पड़ गई कि ऐसे कैसे, और इवेंचुअली उस महिला ने उसके ऊपर रेप का केस लगा दिया, ये कहते हुए कि इन्होंने तो मुझे शादी का झांसा दे के एक्सप्लॉइट किया। कोइंसिडेंटली वो ही लेडी 2 और पुरुषों के ऊपर इसी तरह का रेप का इल्जाम लगा चुकी है। राइट, ये केस मैंने सुना था। और जिस आदमी के ऊपर उसने पहले इस तरह का केस लगाया था, उसको मैं ऑलरेडी मिल चुकी थी बॉम्बे में 2 साल पहले। तो जब इस आदमी ने मुझे उस महिला का नाम बताया तो एक स्ट्राइक हुआ कि इसके बारे में तो शायद मैं जानती हूँ,
एंड आई वाज राइट. फिर मैंने इन सब लोगों को आपस में कनेक्ट किया और एनी विच वेज नाउ दैट पर्सन इज परस्यूइंग लीगल रिकॉर्स. बट व्हाट हैपेंड वाज, इस बैकग्राउंड का होते हुए भी इस महिला का, शी जस्ट हैड टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, और उनकी केस की कवरेज हर मीडिया में, आदमी का नाम सामने, आदमी की फैमिली का नाम सामने, उसकी फोटोज छपवा दी. I had to personally speak to so many news platforms and tell them that this is what the truth of the matter is. आप प्लीज़ इस इंसान का नाम हटा दीजिए, इसकी फैमिली का नाम हटा दीजिए. Thankfully they were kind enough and we were able to pull down those articles. But how many people can reach to me and get something like that done? न्यूज़पेपर में नाम छप जाते हैं, फ़ोटो छप जाती है, एक एक्यूजेशन की ज़रूरत होती है और आदमी को बिल्कुल उसकी सोशल रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता और डैमेज कर दिया जाता है. तो लेट्स सी हाउ BNS 69 इज गोइंग टू रोल आउट, बट आई फील दैट देयर आर लॉट ऑफ इनोसेंट मैन हु आर गोइंग टू बी सैक्रिफाइस्ड अंडर दिस लॉ. सो अभी जो न्यू लॉज है, जैसे हमने बात कर लिया सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, हमने बात कर लिया डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स के बारे में जी. तो अब जो न्यू लॉज है इसमें और क्या लूप होल्स है जिससे मर्दों को बच के रहना चाहिए पहले से ही? सो कैन यू एडवाइज सम प्रिकॉशंस? जिस तरीके से आज मेल्स एक डेली लाइफ जीते हैं, लाइफस्टाइल, तो उसमें क्या प्रिकॉशंस मेल्स रख सकते हैं ये सब प्रॉब्लम से पहले से ही बचने के लिए? बिकॉज हमारा गोल है अवेयर कराना. जी, मैं पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ गौरव पुरुषों के मुद्दों के ऊपर. मुझे तो आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया जो मैं पुरुषों को बता सकती हूँ जिससे कि वो फुल प्रूफ इन चीज़ों से बच जाएं. कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए. ब्लाइंडली किसी रिलेशनशिप में ना जाएं, चाहे वो कैजुअल रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज की रिलेशनशिप हो, क्योंकि आपको एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस पे करना पड़ सकता है. जो हमारे नए कानून आ रहे हैं वो हमारे पुराने कानूनों से कोई बेहतर नहीं है, बदतर हैं. पुरुषों के लिए पहले भी कोई जेंडर बेस्ड प्रोविजंस में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो किसी तरह की कंप्लेंट करा पाएँ. अभी भी जो कानून है हमारे वो एक तरफा ही हैं, न्यूट्रल नहीं हैं. चाहे वो 498A का नया सेक्शन जो है, 498A का इक्विवेलेंट सेक्शन BNS में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो, चाहे वो 354 हो, 376 हो, ये पुराने सेक्शंस हैं जो IPC में थे. ये जितने भी कानून हैं वो ज्यों के त्यों जेंडर बायस्ड हैं, भारतीय न्याय संहिता में भी. बल्कि क्यों मैंने कहा कि वो बेहतर से चीज़ें बदतर कर दी हैं, एक तो ये सेक्शन 69 ले आए हैं जो कि धड़ल्ले से मिसयूज़ होने वाला है, और दूसरा ये कि एक कानून पहले 377 का था जो अगर कोई आदमी सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होता है, महिला का तो मानते नहीं है कि वो पुरुष के साथ कभी भी सेक्सुअल वायलेंस कर सकती है हमारी इंडियन सोसाइटी में, लेकिन अनहर्ड ऑफ. हालांकि बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, बट एक पुरुष तो एक पुरुष को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट या अब्यूज़ कर ही सकता है ना. बिल्कुल. पहले 377 IPC था जहाँ पे अगर एक पुरुष का रेप होता है पुरुष के द्वारा तो 377 के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता था. ओके. लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें उस कानून को पूरा का पूरा हटा दिया गया है. तो एट प्रेजेंट इन 2024 एज द लॉ ऑफ इंडिया स्टैंड्स, इफ अ मैन इज अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, man or a gay, right? A male gender, if is a victim of sexual assault, sexual abuse, there is no section under which he can go and file a complaint. My God. So, मतलब मेल्स पे पूरा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है देखा जाए तो. नहीं, बिल्कुल. एंड दिस इज लाइक मतलब एक इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. एब्सोल्युटली. कि आप वन साइडेड लॉज ही क्यों बना रहे हो? एक्सट्रीमली वन साइडेड. न्यूट्रलिटी होनी चाहिए. यस. हम लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो हम इस टाइम पे बहुत सारे कानून हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जो उनको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, और हम और भी नई नई चीज़ें जो हैं उनके ऐड करते जा रहे हैं. बहुत सारे लोग चैम्पियन कर रहे हैं कॉज को कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स होनी चाहिए. राइट. ये भी अभी नया एक आया. राइट. हाँ, पेड मेंस्ट्रुअल लीव होनी चाहिए. उसके लिए लॉ
चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे लोग नहीं, इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप का कानून हो, इस चीज़ का रिकग्निशन करने के लिए लड़ाई चल रही है। बट एट द सेम टाइम एक पुरुष जो है इंडिया में, ऐसा भी कानून नहीं उनके लिए है जहाँ पे वो डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि एक किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी शादी में हो सकता है, पुरुष के साथ भी हो सकता है, महिला के साथ भी हो सकता है। तो आदमियों के पास तो ये भी प्रोविजन नहीं है कि एक बेसिक जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ वो कंप्लेंट कर सके। बट ऑन द अदर हैंड वी आर वेजिंग such passionate battles for the rights of women in every sphere possible. I think it is very unfortunate. Thought provoking कि ऐसा क्यों हो रहा है? Yes, absolutely thought provoking, but it is very unfortunate as well. And people need to think in which direction do we want the society to go forward. Right. इसको लेकर क्या कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है जिससे कि लाइक मेल्स अगर मिलकर इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाए, तो क्या कुछ इसमें चेंजेस वगैरह आ सकते हैं या बात थोड़ी सी सही डायरेक्शन में बढ़ सकती है? बिकॉज मेरा मतलब अब जिस तरीके से मैं मुद्दा समझ रहा हूँ, तो देखिए फीमेल्स को हमेशा से रिप्रेस किया गया उनको, मतलब क्योंकि इंडियन सोसाइटी पहले एक पेट्रियार्चल सोसाइटी हुआ करती थी, तो फीमेल्स के राइट्स काफ़ी कम ही रखे गए थे। हालांकि दूसरे कल्चर्स के मुकाबले फिर भी इंडिया में फीमेल्स को बहुत ही अच्छा ट्रीट किया गया है, काफी अच्छा। बट जो थोड़ा बहुत रिप्रेशन था उसे कॉम्बैट करने के लिए फीमेल एम्पावरमेंट लाया गया। बट अब ये ओवर कॉम्पेंसेशन हो रहा है, राइट? अब ये आई थिंक जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रहा है। You're very right. बिकॉज फीमेल वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक, लाइक 50% वोट बैंक। Absolutely. फ्रीबीज, ठीक है, महीने का इतने हजार फ्री में देंगे, हाँ, ठीक है। बच्चियों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कूल तक ही नहीं, कॉलेज लेवल तक। मतलब हर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू आउट डू द अदर गवर्नमेंट और द अदर पार्टी इन टर्म्स ऑफ अपीजिंग द फीमेल वोट बैंक। एक पूरा नया रेस ही खुल गया। एब्सोल्युटली, मतलब एंड इट इज नॉट इवन अपीजिंग, नाउ इट हैज बिकम लाइक स्पॉइलिंग। क्योंकि जो सो राइट, जो अगर गलत है, यस, वो तो इसका मिसयूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और मिसयूज की बात नहीं है भाई। क्या सारे पुरुष या सारे जो लड़के होते हैं वो सोने के पालने में पैदा होते हैं क्या भाई? बात सही है। जाके सड़कों पर देखो कितने सारे पुरुष जो हैं मर रहे हैं, हाँ। इतनी सड़ रहे हैं, जो चाइल्ड लेबर पे आप परसेंटेज एक बार देखिए कि कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। लड़कियां भी हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कितने सारे बच्चे हैं जो स्कूल की एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। राइट, मतलब जेंडर देख के किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। अगर आपको फ्री देनी है, अगर आपके पास इतना ही पैसा है सरकारों के पास कि आपको जनता का भला करना है, तो बच्चे और बच्चियों के बीच में दबात क्यों कर रहे हो भाई? सारे के सारे परिवारों के लड़के तो नहीं स्कूल में जा पाते हैं। बहुत सारे बिल्कुल गरीब परिवार हैं जो अपनी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो अपने बेटों को भी स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्कीम्स लाइए, उनके लिए भी कुछ ना कुछ आप काम कीजिए। ये क्या कि नहीं हम बच्चियों को तो स्कूल में भी फ्री देंगे, कॉलेज में भी फ्री देंगे, लड़के तो मेरे ख्याल से शायद उनके पास तो हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। ये जो आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ये जो स्पॉइलिंग है, बिकॉज़ कोई भी चीज में बहुत जरूरत से ज्यादा प्रिविलेज मिल जाता है तो स्पॉइलिंग ही हो जाता है। ओवरडू किया जा रहा है, बिल्कुल ओवरडू किया जा रहा है। मतलब अगर एक बच्चे को भी, अगर एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है तो अमीर घर में पैदा हुआ तो वो स्पॉइल नहीं हो गया, बट अगर उसको जो रिक्वायरमेंट से ज्यादा चीजें मिल रही है, कॉन्स्टेंटली मिलती जा रही है, तो वो स्पॉइल करेगा ही। और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों के राइट्स को अपहोल्ड करना चाहिए। आपने इतना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गौरव, और इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो मेरे ख्याल से आए दिन देख रहे हैं। ऑटो वाले को पीट दिया लड़कियों ने, ठीक है, उसकी वीडियोस जब जहाँ देखो हमारे को दिखती हैं।
कहीं पे भी कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ पे मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया कि तूने तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं तुम्हारे को, आई रिमेंबर मैंने एक वीडियो शेयर की थी, बेचारा गरीब टैक्सी का ड्राइवर, वो ये कह रहा था कि वो जो उनको घुमा के ले जाना चाह रही हैं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है। और थैंक गॉड कि वो वीडियो बना रहा था, पीछे से वो बोल रही है मैं तेरे जाके पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। ये तो स्पॉइल्ड लोग ही तो हैं। बस में फ्री टिकट्स कर दी हैं महिलाओं के लिए, जो गरीब हैं चलिए वो तो सही है, जो पे कर सकती हैं फ्री टिकट, वो टिकट के नाम पे अगर उनको फ्री नहीं मिल रही है तो कंडक्टर्स के साथ लड़ रही हैं, उनको झापड़ मार रही हैं, उनको थप्पड़ मार रही हैं। इस तरह की वीडियोस जो हैं जहाँ पे महिलाएं अभद्रता कर रही हैं पुरुषों के साथ, बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। तो ये जो आपने बिल्कुल शब्द इस्तेमाल किया उसी का आउटकम है। स्पॉइल हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि वो महिला हैं, लड़की हैं, तो वो किसी के साथ कुछ भी बोल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सुना तो उन्हीं को जाएगा। थप्पड़ मार लें, पिटाई कर दें किसी की, तो भी पुलिस उनको कुछ नहीं बोलेगी। एंड दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द सोसाइटी एक्चुअली बिटवीन द जेंडर्स। और आप सोचिए छोटे जो लड़के होंगे वो किस तरह की, अब मैं किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो जैसे पहले बच्चियां सोचा करती थी कि क्योंकि वो एक लड़की हैं इसलिए उनको पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आज के टाइम पे ऐसी रिजर्वेशंस क्रिएट करी जा रही हैं जेंडर के बेसिस पे, जहाँ पे आने वाले टाइम में लड़के सोचेंगे कि उनको ये स्कीम की बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि वो लड़के हैं, उनको नहीं पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि वो लड़के हैं, उनको इस तरह की जॉब में नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि वो लड़के हैं। तो हम लोग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। राइट। सो गोल यही होना चाहिए कि दोनों के जो राइट्स है उसको अपहोल्ड किया जाए और एक न्यूट्रलिटी लाया जाए मेरे हिसाब से। और जरूरी है बहुत कि फीमेल्स की राइट्स को भी उतना ही मायने दिया जाए जितना मेल्स को मिल रहा है, लेकिन वो स्पॉइलिंग नहीं होना चाहिए बस। सो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आपको लगता है प्रैक्टिकल लेवल पे क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स हो गई है, जिसकी बात रेस हो गई है, रेस हो गई है, हाँ, सब लोग भेड़चाल में लगे हुए हैं एक ही ढर्रे पर, चाहे कितनी भी ज़्यादा प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट ना हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा एम्पावर्ड एनवायरनमेंट ना हो, लेकिन इस तरह के चैनल्स, इस तरह की स्कीम्स, इस तरह के लॉज, इस तरह की रिजर्वेशंस, इस तरह के प्रोविजंस क्रिएट करे जा रहे हैं कि रादर देन बैलेंसिंग थिंग्स आउट, नाउ यू आर टेकिंग वन साइड अप जस्ट टू कॉम्पनसेट for that side being on the lower side. गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना एक तरीका हो सकता है कि हमें रिपीटेडली क्वेश्चन करना चालू करना चाहिए न्यूट्रलिटी लाने के लिए, बिकॉज इंडियन सोसाइटी के लिए ये न्यूट्रलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों का फेथ बना रहे गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम पे। मैं किसी से बात कर रही थी गौरव, इनफैक्ट जब हम लोग बात कर रहे थे पहले मैं डिस्कस भी कर रही थी, अगर आप इतने ज़्यादा बायस्ड प्रोविजंस रखेंगे, अगर आप इतना बायस्ड पर्सपेक्टिव अपना रखेंगे टुवर्ड्स जेंडर इश्यूज, एंड a lot of future generation may not want to be in this country, they may not want to marry in this country, they will feel unsafe. Yes, they may not want to invest in this country because they would see such ugly side of the laws. And I remember थोड़े दिन पहले एक लड़के की वीडियो वायरल हो गई थी एक्स पर, मैंने भी शेयर की थी और मैं उनसे टच में भी थी, जहाँ पे उनकी भाभी ने उनके खिलाफ एक झूठा दहेज का मुकदमा किया था। और जबकि वो हाई कोर्ट जाके एक तरह का रिलीफ ले भी आए थे, फिर भी उनके खिलाफ जो पुलिस है, गुजरात का ये मैटर था, लुकआउट सर्कुलर निकाल दिया गया। वो अपनी वाइफ के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिप के लिए इंडिया आए थे और उनको एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया गया। तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ करी एक्स पे, एयरपोर्ट पे बैठे हुए जब वो कस्टडी में थे, कि वाई शुड आई बी इन दिस कंट्री, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, माई ब्रदर्स मैरिज वेंट डाउनहिल, माई भाभी वॉन्ट्स टू एक्सट्रैक्ट अ रिवेंज फ्रॉम मी, and today I'm under arrest or I'm under custody just because my brother's marriage has gone wrong. So now I'm on a temporary residency in this another country, but why should I even think of coming back to the country if this is how the legal system and the police system is going to be? So I think अगर ये लोग करेक्ट नहीं करेंगे अपने आप को,
तो फ्यूचर तो मुझे यही future दिखता है, repercussions राइट, देयर वुड बी फ्यूचर रिपरकशंस एंड पीपल will get completely exhausted because of the way judiciary and the legal system works. राइट Yeah. सो आपको क्या लगता है कि अभी जो डेटिंग साइड है और जो रिलेशनशिप साइड है, तो क्या अभी इंडियन मैन लेस इंटरेस्टेड हो रहे हैं रिलेशनशिप्स में और डेटिंग में? एंड वन रीजन इज मे बी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. क्या लगता है आपको? There is definitely an impact. आज के टाइम पे बहुत सारे आदमी हैं, हालांकि देखिए हम लोग बहुत ही ह्यूमंगस पॉपुलेशन है गौरव. राइट राइट 1.4 बिलियन लोगों की कंट्री में किसी भी इशू या किसी भी एक ट्रेंड या किसी भी एक कुछ develop होने में इमर्जिंग बहुत time लगता है. टाइम लगता है, उसको कॉग्निजेंस में आने में बहुत टाइम लगता है. तो अगर आप मुझे पूछें कि क्या पुरुषों में या क्या लड़कों में एक झिझक है अब रिलेशनशिप्स और मैरिज की तरफ, डेफिनेटली परसेंटेज बहुत कम है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द वे दे आर सीइंग थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम. राइट राइट कि किसी बहुत सारे भाई केसेस को, yes, लाइमलाइट हो गए. किसी फ्रेंड को, किसी प्रोफेसर को, किसी टीचर को, किसी कोलीग को झूठे रेप केस में, झूठे डाउरी केस में, झूठे मॉलेस्टेशन केस में फंसा लिया गया. सिर्फ ब्रेकअप हो गया तो लड़की पुलिस थाने पहुंच गई. डेटिंग एप्स पे स्कैम्स हो रहे हैं, पैसों की उगाही हो रही है. आप किसी से अगर मिलने जाओ, आपको ये नहीं पता कि कहीं दूसरा इंसान, जो लड़की जिससे आप मिल रहे हो, वो स्कैम ना कर रहा हो. तो जैसे जैसे ये केसेस बाहर आ रहे हैं, और ये सच्चाई है, इसमें कोई एग्जैजरेशंस नहीं है, मैंने तो खुद इतने सारे स्कैम्स बस्ट किए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डर तो है ही है. जैसे लड़कियों में था वैसे लड़कों में भी तो आएगा ही ना. सो ये वर्ड ऑफ माउथ से भी फैल रहा है, प्लस मीडिया में भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस हम देखते हैं. डाइवोर्स हो गया, जी, इतना नेटवर्थ ले लिया. जी. हालांकि उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा डिटेल में कि क्या क्या फुल स्टोरी है. श्योर. बट उससे पहले अभी जैसे बहुत लोग लूजिंग एंड पे देखने लगे हैं लड़के अपने आप को. Yes, इन मतलब दो पोस्ट पे हमारा तो बस लॉस ही होने वाला है. अगर बातें बेस्ट इंटेंशंस भी हो फिर भी अगर बातें बिगड़ गई, हाँ, तो खामियाजा सारा आपको भरना पड़ेगा, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, लीगली, चाहे आप गलती पे थे या नहीं थे. तो ये बहुत सारे लोगों की कॉन्शियंस में जा रही है बात, खासकर जो लोग इस तरह के केसेस को देखते हैं, और इस तरह के केसेस आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया हम लोग शेयर भी ज़्यादा होते हुए देख रहे हैं. तो ऑब्वियसली जब लोगों तक बात जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर तो होगा ही कि यह हो क्या रहा है. और ज़्यादा डर इसलिए है क्योंकि रिकॉर्स नहीं दिखता लोगों को कि झूठा भी फंसाया गया तो भी पैसे देने पड़े, इतने लाख रुपए देने पड़े. झूठा रेप केस कर दिया उसने, बताओ आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इतने महीनों, इतने दिन आपको जेल में सड़ना पड़ा. अच्छा, उस लड़की ने अगर झूठा केस किया है तो उस लड़की के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. तो ऑब्वियसली बात है, डर तो फैलेगा. सो अभी बहुत से लोग डेटिंग एप्स यूज करते हैं, जैसे टिंडर हो गया, बम्बल, और भी बहुत सारे हैं, हिंज. तो ये जो डेटिंग एप्स है, इनमें भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं मर्दों के खिलाफ. जी, राइट. लड़कियां कुछ बनने की एक्टिंग कर रही है जी, एक दिखावा कर रही है कि ऐसा ऐसा है, बट पीछे उन्हें पैसे ऐंठने हैं. जी, राइट. जी. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना कि डेटिंग ऐप स्कैम्स क्या हो रहे हैं. गौरव, मैंने डेटिंग ऐप स्कैम्स पे पिछले साल से लगभग काफ़ी केसेस में इंटरवीन किया है. इंदौर में इस तरह का एक मैं एक्सपोजे कर चुकी हूँ. अभी पिछले ही मैंने हैदराबाद के कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, उस पूरे स्कैम को हमने एक्सपोज किया. 8 लोगों का अरेस्ट भी हुआ उसमें. और दिल्ली में इस तरह के सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस तरह के स्कैम चल रहे हैं. अगर मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में या बहुत ही नटशेल में बताऊं कि डेटिंग ऐप स्कैम्स हैं क्या, तो डेटिंग ऐप स्कैम्स ये हैं कि एक लड़की आपसे डेटिंग ऐप पे मिलेगी, बहुत ही क्विकली वो आपको बोलेगी कि चलिए मिलते हैं. हार्डली एनी कॉन्वर्जेशन हुई होगी, हाय हेलो ही हुई होगी, मैं ये करती हूँ, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, अच्छा चलो शाम को मिलते हैं. बिल्कुल इमीडिएटली फर्स्ट प्रपोजिशन, चलो मिलते हैं. तो लड़का बोलेगा कि चलो ठीक है मिल लेते हैं. फिर लड़के को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बुलाया जाएगा, ये फलाना मेट्रो स्टेशन, धमकाना मेट्रो स्टेशन, या ये पर्टिकुलर मॉल या ये पर्टिकुलर लाउंज. उसके बाद एक स्पेसिफिक क्लब या कैफे लेकर जाया जाएगा, जहाँ के मेन्यूज जो हैं वो स्पेसिफिकली इन स्कैम्स के लिए डिजाइंड होते हैं. ओके. लिकर
फॉर एग्जाम्पल रेड बुल जो कि कहीं आपको नॉर्मल जगह पे 200-250 रुपए की मिल जाएगी, यहाँ पे 600 रुपए की 700 रुपए की होगी। Okay. और लिकर भी जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉस्टली होती है। और इससे पहले कि लड़का कुछ समझ भी पाए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, सब लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं, वो लड़की 6 ग्रे गूस का वोडका ऑर्डर कर देगी, रेड बुल ऑर्डर कर देगी, पता नहीं कितनी, फायर शॉट्स ऑर्डर कर देगी, हुक्का ऑर्डर कर देगी, दाल महाराजा, पनीर मखनी, पिज्जा। खाना नहीं खाती है, खाना सिर्फ पीती है। तो Okay. विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स में लड़कियां जो हैं एक आदमी का 15,000 से लेकर 55-60 हजार रुपए तक का बिल बनवा देती हैं। बाप रे बाप। और उसके बाद 45 मिनट्स या 1 घंटे में उसके बाद फिर वो बहाना करती हैं कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे भाई का फ़ोन आया है, मेरा भाई मुझे नीचे लेने आया है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और वहाँ से निकल लेती हैं। और उसके बाद इन आदमियों को पूरा का पूरा बिल पे करना पड़ता है। और अगर वो किसी भी तरह की आनाकानी करें तो वहाँ पे बाउंसर्स खड़े होते हैं उनको पीटने के लिए। दिल्ली में ऐसे एक केस में एक आदमी को किडनैप करके उसको इतना बुरी तरह से पीटा गया, उसको सोडोमाइज किया गया। इवेंचुअली उसके बाद FIR हुई। हैदराबाद का जो मैं स्कैम बता रही हूँ उसमें 8 लड़कों ने मुझसे कांटेक्ट किया। 25,000 से लेके 85,000 तक इन लोगों का बिल आया हुआ था। इंदौर में एक इसी तरह का क्लब था, वो अब बंद हो गया है मेरे एक्सपोजे के बाद। हैदराबाद वाला भी बंद हो गया है मेरे एक्सपोजे के बाद। यहाँ पे लोगों के साथ मारपीट हुई और उनको डराया गया, धमकाया गया। और बहुत सारे जो लड़के डेटिंग ऐप स्कैम्स में फंस जाते हैं वो रिपोर्ट इस वजह से नहीं करते हैं कि उनको डर लगता है कि कहीं लड़की जाके हमारे ऊपर उल्टा इल्ज़ाम ना लगा दे। और गौरव, जो एक ये तो चलिए फाइनेंशियल लॉस का एक केस है। गुड़गांव में मैंने एक हनी ट्रैप रैकेट बस्ट किया, उन लोगों को रंगे हाथों पुलिस से पकड़वाया। वहाँ पे 3 लड़कों ने मुझे कांटेक्ट किया जो एक ही लड़की का शिकार थे। ये लड़की डेटिंग ऐप से इन लड़कों को मिलती थी, उनके साथ कंसेंशुअली होटल जाती थी, अगले ही दिन वो पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाती थी और कहती थी कि इस आदमी ने मेरा रेप किया है। उस गैंग में पुलिस वाली एक महिला भी इन्वॉल्व थी जो आज के टाइम पे जेल में है। ये जो गैंग था इन लोगों का भी अरेस्ट हुआ। लेकिन क्या करते थे ये लोग, पुलिस स्टेशन में जाके सिर्फ कंप्लेंट कराते थे। फिर उसके बाद जो पुलिस वाली जो इनके साथ इन्वॉल्व थी वो इस आदमी को बुलाती थी और कहती थी मांडवली, यस 2 लाख दे दो, 3 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो। 2 लोग ऑलरेडी पैसे दे चुके थे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि रेप केस बहुत बड़ा केस होता है और रेपरकशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 2 लोग ऑलरेडी पे कर चुके थे। उनमें से एक ने मुझे जब इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया तो मैंने उसको यही बोला कि क्योंकि आप दे चुके हो ऑलरेडी पैसे तो मैं बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। बट फिर जब तीसरे आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने आई कनेक्टेड द डॉट्स की लड़की जो है इन सब केसेस में सेम है, तब मैंने गुड़गांव पुलिस को जो है इन्वॉल्व किया और हम लोगों ने इसको अरेस्ट कराया। उस केस में ये लोग उससे 5 लाख रुपए मांग रहे थे। तो हनी ट्रैप गैंग्स बहुत एक्टिव हैं। कितने लोगों की सालों की कमाई होती है जी, वो एक झटके में निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो रूट है इस तरह के सेक्सटॉर्शन के केसेस के बढ़ने का वो यही है कि हमारे लॉज जो हैं वो बहुत ज्यादा वुमेन सेंट्रिक हैं। और एक महिला को सिर्फ जाके कंप्लेंट करनी है। नेचुरली जो सामने वाला आदमी है वो डरेगा कि कल को अगर और केस ठोक दिए तो यार हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो ही वुड नॉट इवन वांट टू फाइट बैक। यस, बट आई वुड अर्ज पीपल, आई वुड रियली रिक्वेस्ट पीपल कि अगर इस तरह की आप सेक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं, प्लीज फाइल अ कंप्लेंट, प्लीज फाइल अ कंप्लेंट। बिकॉज आप शायद ऐसी कैपेसिटी रखते हो कि आप पैसे दे के निकल जाएंगे, लेकिन आप ना ही सिर्फ ऐसे लोगों को एम्बोल्डन करेंगे कि और लोगों के साथ ऐसा करें, बल्कि हो सकता है कि किसी दिन एक ऐसे इंसान को वो शिकार बना ले जो कुछ भी ना कर पाए और कहीं ना कहीं वो अपनी जान ना ले ले। बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं गौरव आज के टाइम पे लड़कों के द्वारा। हम लोग तो ऑलमोस्ट हर रोज़ इस तरह के सुसाइड्स देख रहे हैं जहाँ पे झूठे रेप के केस में किसी को फंसाया गया और उस आदमी ने अपनी जान ले ली। तो इसकी वजह से सुसाइड्स तक हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। क्या आप किसी केस के बारे में बता सकते हैं जिसमें ऐसा किसी पे मुकदमा डाला एंड ही वाज नॉट एबल टू हैंडल इट? इंडिया सन्स जो मेरी डॉक्यूमेंट्री है जो झूठे रेप केसेस पे है, उसमें अरविंद भारती का केस है दिल्ली का।
उनकी एक्स वाइफ ने उनके ऊपर झूठा रेप का केस डाला था, वो 15 दिन जेल में थे. इट शैटर्ड हिम सो मच दैट ही इवेंचुअली टुक हिज ओन लाइफ एंड ही लेफ्ट अ 23-पेज सुसाइड नोट सेइंग कि कानून है जो पहला रीज़न है, बायस्ड कानून है जो पहला रीज़न है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं. उसके बाद उनकी एक्स वाइफ रिचा है जिसने उनको बहुत ज़्यादा हैरेस किया हुआ है. ये बहुत पुराना केस है, 2017 का केस है. हम आज तक लड़ रहे हैं उस केस में. आई एम वेरी क्लोज टू अरविंद्स फैमिली और हम लोग आज भी उसके लिए, उसके जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं. लेकिन अभी हाल फिलहाल के केसेस में आपको बताती हूँ गौरव. झुंझुनू में एक केस हुआ जहाँ पे एक लड़का और लड़की खुद की मर्ज़ी से 11 दिन बाहर रह कर आए. जब वापस वो आए, लड़की के परिवार ने कंप्लेंट कर दी. जब वो वापस आए तो लड़की ने बाकायदा बोला कि वो अपनी कंसेंट से गए थे, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों के बाद इस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया और उसको पुलिस लॉकअप में इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, ही वॉज फाउंड डेड. उससे एक ही हफ्ता पहले नोएडा का एक केस है जहाँ पे एक लड़के की अपनी कोलीग्स के साथ, 2 महिलाओं के साथ लड़ाई हो गई वर्क प्लेस पे. उनके वर्क प्लेस वालों ने, और बहुत ही छोटे लेवल के परिवार के लोग आते हैं, मैं बता रही हूँ, जो पीपल ऑफ नो मीन्स इफ़ आई मे से, एक छोटी सी दुकान में वो लोग काम करते थे. लड़ाई हो गई आपस में, दोनों को निकाल दिया. उसके 1 महीने बाद ये महिलाएं जो हैं पुलिस स्टेशन में जाके उस लड़के के खिलाफ रेप की कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए बैठी होती हैं. उसके भाई को बुलाया जाता है, उससे 5 लाख रुपए पुलिस मांगती है. अगले दिन सवेरे उस आदमी की वहाँ पे सुसाइड करी हुई बॉडी मिलती है. ये केसेस हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं. जैसा मैंने कहा, ऑलमोस्ट हर रोज़ हम देख रहे हैं. आज ही मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि पूरे दिन से काफ़ी बैक टू बैक शूट्स थे, बट आज ही 2 आर्टिकल्स मेरे पास आए हैं जिसमें झूठे रेप के केस की आइदर धमकी की वजह से या फंसने की वजह से किसी इंसान से सुसाइड कर लिया. तो इट्स अ ह्यूज ट्रॉमा. नॉर्मल पीपल आर नॉट एबल टू एक्चुअली टेक इट. एग्जैक्टली. आई मीन लाइक किसी के पास अगर पैसे नहीं है, और पहली बात तो सदमा कि इतना बुरा उसके साथ हो रहा है, लाइक मेंटली डिस्ट्रॉयड, फिर ऊपर से पैसों की भी अभी मतलब कहाँ से इंतजाम करे जी, और ऊपर से फाइट बैक भी नहीं कर सकते, तो फीलिंग ऑफ पैरालिसिस, एब्सोल्युटली, that can make someone cripple, mentally cripple. Absolutely. And when you see your parents suffer. अभी मैं एक केस कर रही हूँ जिसमें एक लड़के के ऊपर एक महिला ने रेप केस डाला हुआ है जो उनकी गर्लफ्रेंड थी 2 साल तक. उसी महिला ने 2 और पुरुषों के ऊपर रेप केस डाला हुआ है. वेरी इंटरेस्टिंगली, जब वो कह रही हैं कि इस आदमी ने इस साल से लेकर उस साल तक उसको शादी का झांसा देके उसके साथ रेप किया, उसी पीरियड में एक और उनका बॉयफ्रेंड है जिसके ऊपर उन्होंने रेप केस डाला हुआ है, और पीरियड्स ओवरलैप हो रहे हैं कि ये भी शादी का झांसा दे रहा था, ये भी शादी का झांसा दे रहा था. मतलब आप में ही खोट है, आप 2 जन से कैसे शादी का. एग्जैक्टली. तो बट ये लड़का, मैं इसकी मदद करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ. थोड़े दिनों पहले मैंने उसको फ़ोन किया क्योंकि मैंने उसकी एक मीटिंग सेटअप कराई थी बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ. तो मैं उनसे फॉलो अप कर रही थी एक दिन पहले कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मुझे आवाज़ नहीं दूसरे एंड पे सुनाई दी, और जब उसने हेलो बोला मैं समझ गई कि वो रो रहा है. इतनी बुरी तरह से बच्चे की तरह रो रहा था वो. और क्योंकि मैं बहुत महीनों से उनसे बात कर रही हूँ तो एक बहन जैसा रिश्ता बन जाता है इन लोगों का मेरे साथ. तो मैंने कहा क्या हो गया, तो कह रहा है मम्मी पापा के साथ लड़ाई होगी और पापा ने बोला कि इससे जितने ख़राब दिन तू हमें दिखा रहा है उससे अच्छा तो तू जब पैदा हुआ था तब मर ही जाता. फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है गौरव, बहुत ज़्यादा होता है फैमिली प्रेशर, और पूरी फैमिली को स्ट्रेस आता है. एग्जैक्टली. और पता है क्या, और फैमिली के लिए ऐसा होता है कि 4 लोग को क्या दिखाएं, मुंह क्या दिखाएं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है. एग्जैक्टली. लड़के जो होते हैं वो बहुत सारे जिन लोगों को मैं मदद करती हूँ, बहुत सारे आदमी जो झूठे डाउरी या मैरिटल डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, वो मुझे यही बोलते हैं कि दीपिका जी अगर सिर्फ हम होते ना, हम सालों साल लड़ लेते. हम इस लड़ाई को किसी भी एंड तक ले जाके और जीत कर आते. लेकिन ये जो पेरेंट्स की जो हालत हो जाती है ना, वो नहीं देखी जाती. बेचारे इस बुढ़ापे में जो उनकी बेइज्जती जो फील करते हैं, शर्मिंदगी जो फील करते हैं, अपने आप को भी बहुत बार दोषी मानते हैं कि उन्होंने अपने बेटे की शादी करी और एक इस तरह की शादी की कि उनको इस तरह के दिन झेलने पड़े. तो वो ट्रॉमा वो बेचारे नहीं झेल पाते, और इसी वजह से बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जो है लाखों लाख रुपए दे के जो है लोग
इन Settle केसेस से करने की बाहर आ कोशिश रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। रेप केसेस भी लोग सेटल कर रहे हैं गौरव आज के टाइम पे, क्योंकि सो अल्टीमेटली बहुत से जो स्कैमर्स होता है उनका गोल भी तो यही होता है ना बिल्कुल, कि पैसे हटो। एब्सोल्युटली लूप होल है एक लॉ में, तो उससे पैसे कमाओ, जी। एक्सटॉर्शन करो, जी फिरौती मांगो। जी। So- एंड द स्टेक्स आर सो हाई। इंडिया सन्स में मैंने एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जयपुर में एक ऑपरेशन था, उसको काफ़ी डिटेल में दिखाया हुआ है। उसमें एक हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट्स और लगभग 2 दर्जन लड़कियां हाँ 3 साल के चले हुए उनके इस स्कैम में या ट्रैप में उन्होंने लगभग 32 बहुत ही अमीर ज़ादों को फंसाया और लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए कमाए। माय गॉड। तो जो ये केस है, ये एक प्रॉपर गैंगस्टर के जो प्यादे थे वो चला रहे थे। ओके तो इतना मतलब पैसा इसमें तो भी- गैंगस्टर्स इसमें भी माफिया भी इन्वॉल्व हो गई हाँ है। जी हाँ जी। ओके तो मतलब पूरा एक सिस्टम बना के कंपनी खोल दी, स्टार्टअप खोल दी इस चीज की। आप हफ्ता वफ्ता लेने में कितना टाइम कितना लगेगा कमाओगे? और कितना और सीधा एक ही कमाओगे। बड़ी मछली को पकड़ो। बड़ी मछली को पकड़ो, सेफ गेम प्ले करो, कानूनों का दुरुपयोग करो। पुलिस भी साथ और में है फ्रंट में आपके, females को डाल दो, फ्रंट में face फीमेल्स front। को डाल दो, बिल्कुल। और कोई भी सभ्य समाज का इंसान, कोई भी सभ्य समाज का आदमी जिसको अपनी रेपुटेशन बहुत ज्यादा वो है, वो पैसे देते हैं अपना नाम ताकि खराब ना हो। सो मच इज एट स्टेक। एब्सोल्युटली। सो अब बात करते हैं थोड़े से हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में। जैसे शिखर धवन का केस हुआ था, हार्दिक पांड्या का भी अभी रिसेंटली काफी लाइमलाइट में आया था। इससे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि यार शादी तो करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप एक डिसेंट भी कमाते हो या आपका एक डिसेंट नेटवर्थ है जी। तो लड़की क्या करेगी, अगर उस एक गलत लड़की चुन ली तो वो क्या करेगी कि वो आपको डाइवोर्स दे देगी और इससे आपको पैसे तो भरने हैं, जो भी मेंटेनेंस अमाउंट है वो तो भरने हैं, बट साथ में आपका आधा नेटवर्थ भी लेके चली जाएगी। तो ये हाफ नेटवर्थ वाला क्या सिस्टम है? क्या अगर किसी का डाइवोर्स होता है और लड़की लड़के को ब्लेम करती है कि इसने चीटिंग किया या इसके वजह से डाइवोर्स हुआ, तो क्या 50% नेटवर्थ चला जाता है? नहीं, ये जो कंटेंट है ये एंटायरली जैसे बोलते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कंटेंट है, बट दिस इज रियल यूनिवर्सिटी कंटेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि 50% नेटवर्थ किसी को पार्ट वे करनी Why? Because लोग तो ऐसे मतलब रील्स में ही मैंने देखा था कि ये तो एक अच्छा स्टार्टअप ऑप्शन है। मैं वही तो बोल रही हूँ, स्टार्टअप प्लान है ये, नो इन्वेस्टमेंट। मैं वही बोल रही हूँ, ये रियल यूनिवर्सिटी कंटेंट है। चीज़ें खराब हैं लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि कोई ऐसा कानून हो जो ये कहता हो कि लड़के को अपनी 50% ऑफ द प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को देनी ही देनी पड़ेगी इन द सिचुएशन ऑफ अ डिवोर्स। ऐसा नहीं है। हमारे कानून जो है वो मेंटेनेंस और एलिमनी की बात करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट जो है या सेक्शन 125 CRPC जो है, अब जो नए कानून है उसमें पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा या क्या सेक्शंस इनके नाम होंगे, लेकिन जो पुराने हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है दैट देयर इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि अगर डिवोर्स की सिचुएशन है तो आप अपनी 50% प्रॉपर्टी आपको देनी ही पड़ेगी। अगर कोई डिमांड करता है तो डेफिनेटली डिमांड कर सकता है, बट वेदर द पर्सन or whether the wife will get that amount of property or wealth or not, it's not necessary. तो डिमांड तो कोई कुछ भी कर सकता है, राइट? और जहाँ तक हार्दिक पांड्या का केस है, आई एम नॉट टू श्योर, अभी तो कॉन्फर्मेशंस भी नहीं हुई हैं उसकी कि इस तरह का उनका वेल्थ लेजिट था या नहीं था। सी अगर कोई खुद देना चाहे वो कुछ भी इंसान दे सकता है, कोई मांगना चाहे वो कुछ भी मांग सकता है, बट कानून बड़ा क्लियर है कि every case has its own nuances, every case has its own facts and situations. तो ऐसे भी केस हैं जहाँ पे कोर्ट ने कहा है हस्बैंड को अपनी वाइफ को करोड़ों में प्रॉपर्टी देना या करोड़ों में एलिमनी देना या मेंटेनेंस देना, बट वहाँ पे पुरुष का जो स्टेचर था वो भी एक डिफरेंट लेवल पे था। शादी बहुत लंबी रही होगी या बच्चे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड ऐसा कोई लॉ है कि डिवोर्स हुआ तो आदमी को अपनी 50% प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को देनी पड़ेगी। वन ऑफ द क्राइटेरियाज इज लाइफस्टाइल भी ना, मतलब कि क्या लाइफस्टाइल वो जीते थे, तो उसको भी देखकर आई थिंक एलिमनी दी जाती है। The law is very clear, but this is the law of maintenance, that a woman or a wife is entitled
to living the same lifestyle Okay. in the situation of a separation as well that she was living while she was living with her husband. Okay. Okay? Okay. So अगर एक महिला एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी आदमी से शादी करती महीने है, का 1 करोड़ खर्च करती है, महीने का shopping 1 में। करोड़ खर्च करती है या शॉपिंग करती है या स्प्लर्ज करती है, और चाहे वो उस शादी से पहले उस तरह की किसी भी सिचुएशन में नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए उस लाइफस्टाइल को जी चुकी है, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू एक्चुअली गिव हर द सेम लाइफस्टाइल इवन इफ शी इज नॉट लिविंग विद हिम. Okay. So, some people can actually have really, really bad financially in marriages, especially men. But I don't want to scare people off. See, there are a lot of good marriages, okay? Yeah, exactly. But the laws are biased. There is no doubt about that. The laws are extremely skewed on the side of the woman. And so that's why I always say, whether it's a short-term relationship or a long-term relationship, know who you are with. और आज Like, तक know the हमारी person, yes, whether they are ethical or not. मेरी- Do they have moral standards or not? मेरी मम्मा थोड़े दिनों पहले मुझे बता रही थी कि पार्क में वो बैठी थी तो उनकी सब फ्रेंड्स जो हैं, जो उन्हीं के एज ग्रुप की हैं, वो डिस्कस कर रही थी कि पहले बड़ी टेंशन होती थी कि आपकी बेटी को दामाद कैसा मिलेगा, राइट? आपकी बेटी किस तरह के घर में जाएगी. आज के समय लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि आपके बेटे की बहू कैसी आएगी या आपके घर में बहू कैसी आएगी, क्योंकि इतने सारे लोग अपने आसपास केसेस होते देख रहे हुए हैं कि अब कहीं ना कहीं वो एक डर जो है वो इस तरफ भी बहुत ज़्यादा बैठ गया है कि कैसा इंसान हमारी लाइफ में आएगा और कहीं पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर जाएगा. तो हैं, बहुत सारे केसेस हैं. बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप्स के बारे में. तो बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लिविंग रिलेशन का कल्चर है ये अभी बढ़ रहा है काफी, क्योंकि लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है जी. तो वो एक ऐसा लाइफस्टाइल चुन रहे हैं जो लिविंग रिलेशनशिप जिसके लिए सूट करता है. अब बहुत से लोगों के तो फैमिलीज को भी पता नहीं होता जी. कि उनके बच्चे लिविंग रिलेशंस में रह रहे हैं. करेक्ट. तो ये लिविंग रिलेशनशिप के अराउंड क्या कोई लड़की किसी लड़के का फायदा उठा रही है, उठा सकती है, उसके अराउंड क्या कानून है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप एक काफ़ी अर्बन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हम न्यूज़ आर्टिकल्स आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं जो Tier 3, Tier 4 सिटीज़ से आ रहे हैं. disputes arising out of live-in relationship, which tells us that छोटे शहरों में भी लिव इन रिलेशनशिप्स का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में फॉल आउट के बाद भी करे जा रहे हैं, चाहे वो झूठे केसेस हैं या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैन है बाय द वुमन. लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को गवर्न करने वाला अगर मैं कानून कहूँ तो वो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है. जिसमें अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी हैं तो अगर महिला डिमांड करती है तो आपको मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है. लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने नहीं देखे हैं जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप until unless वो एक बहुत लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप हो जहाँ पे द वुमन एंड द मैन वाज लिटरली लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, कोई अनड्यू मेंटेनेंस ग्रांट की गई हो किसी महिला को. हालांकि मेरे पास तो खैर अब्यूज़ के एग्जांपल्स रहते ही हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास इस टाइम पे जहाँ पे एक कैजुअल रिलेशनशिप था, उसके बाद महिला ने ये धमकी दे के कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप केस कर दूंगी, उस आदमी के साथ शादी कर ली. ऑब्वियस सी बात है कि वो शादी चलनी तो थी नहीं. तो उसके बाद लड़की ने जो है उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया और उससे मेंटेनेंस की डिमांड करी. तो डिमांड ऑफ मेंटेनेंस ओवर अ वेरी वेरी शॉर्ट रिलेशनशिप इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं. तो पहले बट अब एटलीस्ट उत्तराखंड में तो यूसीसी रिकग्नाइज हो गया है, तो वहाँ पे लोगों को लिव इन अग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे. इफ़ यू आर इन लिव इन रिलेशनशिप आपको लिव इन अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये आप एक तरह की लिव इन रिलेशनशिप में हैं,
और जो आपका एक रिलेशनशिप है वो फिर देन लॉज से गवर्न होगा। तो फॉर्मलाइज कर दिया है हाँ, इसको। फॉर्मलाइज कर दिया है। मैं जो अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में उसका बेनिफिट जो देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि इट विल प्रिवेंट द एक्यूजेशंस ऑफ रेप, राइट, फॉल्स रेप केसेस, क्योंकि कंसेंट आ गया, आपने बोल सामने दिया है आ कि गया, आप हाँ। लिव इन रिलेशनशिप में अपनी कंसेंट से रह रहे हो, हाँ। तो उसके बाद फिर आप वो शादी का झांसा और फलाना धमकाना नहीं बोल सकते हो। हाँ। राइट राइट राइट। बट इसका मतलब जैसे बहुत से लोग जो रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, उनके फैमिलीज को नहीं मालूम होता जी। उसके बारे में, तो उसका वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो भी हम मतलब एक रीजन होता है सीक्रेसी। तो सीक्रेसी अगर प्रैक्टिकल लेवल पर देखे तो लिव इन रिलेशनशिप्स में एक अगर सीक्रेसी इन्वॉल्व है तो कोई एग्रीमेंट क्यों ही साइन करवाएगा? ऑब्वियस सी बात है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए गौरव, तो लिव इन रिलेशनशिप्स का जो ट्रेंड बढ़ रहा है वो इस वजह से भी बढ़ रहा है कि लोग कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में फेथ लूज कर रहे हैं। क्योंकि वो डर भी है ना, वो Yes. फियर आ रहा है, बिकॉज देख रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है वो- कि कोई मैरिज अगर बन रही है, मतलब कोई मैरिज कर रहा है और अगर लेट्स से वो वर्कआउट नहीं करती, अगर पीसफुली पार्ट अवे भी हो जाते जी, तो भी मतलब वो डर तो नहीं आता है मैरिज को लेकर। एब्सोल्युटली। बट अगर उसमें बहुत ज्यादा ब्लड शेड होता है, लोगों की लाइफ बिगड़ रही है, बन रही है, ट्रैजेक्टरीज चेंज हो रहे हैं लाइफ के, तो कोई भी 10 बार सोचेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और लोग आज के टाइम पे कमिटमेंट करने में हिचकिचाने लगे हैं, और मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस इतनी सारी लोग देख रहे हैं, तो दे थिंक दैट लिव इन रिलेशनशिप परहैप्स वुड बी अ बेटर थिंग टू Safer and lighter alternative. थिंग टू एक्सप्लोर। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे आफ्टरमैथ्स हम लोग देखते हैं जहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप के ब्रेकडाउन का भी खामियाजा जो है वो आदमी को ही भरना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक पता नहीं क्या ही अजीब सा ही वो हो गया है कि भाई अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो गलती तो हमेशा आदमी की ही होगी। तो विच आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई ज़रूरी नहीं है। आई वुड वांट टू रियली applaud the women, who do not take the direction of destroying a man's life just because a relationship broke down. And as a matter of fact, there are so many women who walk away amicably, without any bloodshed, without any blame game. In a mature way. Yeah, in a mature way, without trying to take the advantage of the person. Hats off to these women, because, they have humanity in them. They have integrity. empathy, integrity in them. And I think these women are the shining example of what equality and independence and empowerment, what actually looks like, Yeah, True it's like, standing it's on like their when feet. you have the power Yeah. to crush someone, Yeah. still Yeah. you forgive. Yes. That's the greatest power. Absolutely. I was discussing this yesterday also. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. So there are just a lot of women who have attained this power through the legal provisions that we have, and that has corrupted them absolutely. And they have absolutely no inhibitions, no issues, no concerns, and no humanity to, even think twice before damaging a man's life forever and ever. But glad that those women are still few in Much, numbers. much, much At lesser least, in number. Yeah, Much the good lesser ones in- are too much out there. Absolutely, So it's absolutely. not like a No, gloomy there- situation for everyone. Oh, absolutely, absolutely. See, I always say this to a lot of men who come to me and say, "Man, the situation is so bad for men." It is obvious for people to feel helpless when they don't see recourses. I'm sure millions of women have gone through that helplessness when they did not have the laws for them, Exactly. right? And I always tell them that, the battle for women's rights is not, overnight. They have fought for years and centuries and decades. There are so many women who Regimes have and governments. there are so many women who have sacrificed themselves. There are so many activists who have fought their entire life, for upliftment of women. So if you think that situations are going to change for men, in 10 years or 15 years or 20 years, then you're really not thinking in the right direction. Societies take lot of time to change. Exactly. Yeah.
So after having this conversation, like and a lot of women are my supporters, by the way, since we were talking about good women. So it's not just men who support my work. There are a lot of women who now stand with me, along with me, raise their voice along with me, and those are, you know, empathetic women Absolutely. with right moral standards, Absolutely. integrity, absolutely who believe in equality, true equality. true equality, Right. absolutely, yeah. सो लाइक जैसे आपसे अभी बात किया तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि मतलब पहले आपका जो इमेज है जो बेसिकली बहुत से लोगों के दिमाग में है वो ये है कि शी इज ऑलवेज बैशिंग फीमेल्स, राइट, बट यू आर मोर अबाउट इक्वालिटी, राइट, यू बिलीव इन इक्वालिटी, जैसे अभी कॉन्वर्जेशन से पता चला ये चीज. Yeah. सो क्या ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हेट कमेंट प्रीच कर यू नो स्प्रेड करते हैं बोल के कि यू नो ये तो वन साइडेड बातें करते हैं, या फिर तो क्या आपको भी हेट झेलना पड़ता है? आई एम डैम श्योर बहुत बहुत झेलना पड़ता रहेगा. किस तरह का हेट है वो? सिर्फ इस वजह से कि मैं पुरुषों के अधिकारों के बारे में बात करती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं ऐसे केसेस हाईलाइट करती हूँ जिसमें किसी पुरुष को महिला द्वारा सताया गया या उसके साथ गलत किया गया, इतना ज़्यादा ट्रोलिंग होती है गौरव, कि कभी कभार बैठ के सोचना पड़ता है कि क्या एग्जैक्टली रिप्लाई करो, खासकर तब जब मैं एक्चुअली कोई विमेन बैशिंग नहीं करती हूँ. I am always very, very neutral in my conversations. I'm very, very balanced in my conversations. I always give due acknowledgement to the sufferings that women have gone through, still go through, and the number of crimes that happen against women. I don't even try to draw a comparison ever between the number of women who suffer and number of men who suffer, because I know that it's, you know, hugely It's much different, more. hugely different. मेल्स के right? साथ तो अभी हो रहा है, फीमेल्स के साथ तो जनरेशन से हो रहा है. बट फिर भी एंटी वुमेन, और कभी कभार तो ऐसे भी एंटी वुमेन सिर्फ नहीं, पिक मी वुमन, शी डज एवरीथिंग दैट शी डज फॉर मेल वैलिडेशन. ओहो. इनकी तो जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल है, बस किसी तरह से इनको आदमियों के लाइक्स मिल जाएं, आदमियों की अप्रिसिएशन मिल जाए, और इनको तो महिलाएं दिखती नहीं हैं. और ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे मेरे परिवार को टारगेट किया गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स को टारगेट किया गया. और मुझे याद है सबसे ज़्यादा पेनफुल जो एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है, जब मुझे बहुत ही बुरा लगा था, वो था जब सरबजीत सिंह और जसलीन कौर का केस हुआ था. दिल्ली के एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक इल्ज़ाम लगा दिया गया था एक सरदार लड़के के ऊपर कि उसने उसके साथ वहाँ पे बदतमीज़ी की, और एक मॉलेस्टेशन का चार्ज था. तो तब मैं एक न्यूज़ डिबेट में थी प्राइम टाइम पे, और वो लड़की वहाँ पे बैठी हुई थी और रो रही थी. और मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वो एक सिग्नल था, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, ये अपना पक्ष सुना रही है, उस आदमी को मॉन्स्टर और पता नहीं क्या क्या जो लेबल्स हैं देने से पहले क्या हम लोगों को एक बार उसका पक्ष भी सुनना नहीं चाहिए? सिर्फ इतना ही बोला था मैंने. और जो मुझे गालियाँ पड़ी थी, शी इज़ अ पिम्प, शी इज़ अ रेपिस्ट पिम्प, शी प्रोवाइड्स विमेन टू रेपिस्ट्स. ओहो, सीधा चरित्र निर्माण कर दिया. बिल्कुल एक कमेंट से. बिल्कुल. और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लड़कियों को मैंने एक्सपोज किया है, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने एक्सपोज किया है, जिनको मैं सीरियल रेप अक्यूज़र्स बोलती हूँ. ये वो लड़कियां हैं जिनमें से एक है गुड़गांव में, उन्होंने एक ही साल में 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर 9 रेप केसेस फाइल किए. एक जबलपुर में हैं जिन्होंने 4-5 सालों में लगभग 6-7 लड़कों के खिलाफ झूठे रेप केसेस फाइल किए. एक जयपुर में है जिसने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स 14 रेप और मॉलेस्टेशन के केसेस फाइल किए. और इस तरह के 2 दर्जन से ज़्यादा इस टाइम पे केसेस हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे एक ही महिला बार बार लगातार मल्टीपल आदमियों को झूठे रेप केसेस में फंसाती है. तो क्योंकि इन महिलाओं के खिलाफ तो फिर मैं मुहिम शुरू कर देती हूँ, विसल ब्लोअर बन जाती हूँ. 2 महिलाएं ऐसी अभी एज वी टॉक राइट नाउ आर लैंग्विशिंग इन जेल, और एक जो थी उसको 1.5 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली.
These women have tried to file false cases against me also. तो लगभग 4 या 5 स्टेट्स में अलग अलग जगह पे मेरे खिलाफ केसेस करने की कोशिश की गई है और 2-3 केसेस झेल भी रही हूँ, बट इट्स ओके, आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय वर्क. बट इसका बेस्ट पॉइंट ये है कि आई एम श्योर कि बहुत सारे मेल्स को आपके वजह से थोड़ा सा सिक्योर फील होता है कि वो इन्फॉर्मेशन उन्हें पहले मिल गया एंड देयर इज समवन हु इज फाइटिंग फॉर मेल्स राइट. ओह एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज एक ऐसे एनवायरनमेंट पे जहाँ पे गवर्नमेंट भी वोट बैंक के चक्कर में मेल्स को अनदेखा कर देती है, तो इफ समबडी इज फाइटिंग फॉर मेल्स राइट, दैट इज सच फ्रेशनेस, यू नो. It's not just that they feel secure. I have actually secured a lot of lives. मैंने बहुत सारे पुरुषों को झूठे केसेस में अरेस्ट होने से बचाया है. मैंने बहुत सारे पुरुषों को सुसाइड की कगार पे पहुंचने के बाद वापस सक्सेसफुली लाया है. बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम लोगों ने क्राउड फंड रेज़ किए ऐसे पुरुषों के लिए जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ. उनकी लाइफ को वापस से ट्रैक पर मैं लेकर आने की मैंने कोशिश की और मैं लाने में सक्सेसफुल भी हुई. तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस वी ट्राई एंड मेक difference to lives of people, lives of men who reach out to us. And earlier I was doing this independently, but now I have my own organization called Ekam Nyay Foundation, and we are trying and helping as many people as we can through our work. So I'm pretty sure एक पॉइंट के बाद ना लाइफ में एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड डेवलप हो जाती है कि यू नीड सम मीनिंग फॉर योर लाइफ, यू नीड सम बिगर पर्पस. जैसे पर्सनली मेरा पर्पस ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइंस का नॉलेज दूँ, बिकॉज आई फील कि साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ माइंड सेट. लाइक आप दुनिया में हर जगह पे यू कैन लुक फॉर फंडामेंटल्स कि दुनिया कैसे काम करती है, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ वर्ल्ड, हर चीज के पीछे कुछ सूत्र होते हैं, लॉज होते हैं, जो आप समझ जाते हो तो आप दुनिया की आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एंड यू कैन अचीव एनी गोल्स इन योर लाइफ बिकॉज यू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स बिहाइंड थिंग्स. एब्सोल्युटली. फिर वो गोल्स चाहे आपके मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो, आपके फाइनेंशियल हेल्थ रिलेटेड हो, एटसेट्रा. सो ये मेरे लाइफ का एक पर्पस बन गया कि मैं लोगों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करूं टू नो दिस वर्ल्ड. सो वहां उसके बाद से मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगने लग गया. सो आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट ऑल्सो बी फीलिंग दैट सेम लेवल ऑफ passion and excitement and aliveness. Absolutely, Gaurav. I worked in a media company. I was very happily working over there, no problems at all. But still, एक वो sense नहीं था कि हाँ, this is what I want to do for the rest of my yes. मेरा काम है. And I've been working on men's issues for the last 12 years. मैंने बहुत challenges झेले हैं. जब मैंने शुरुआत की थी, जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज बनाने की शुरुआत की थी, तब मैं एक ऐसे फेज से निकल के जा रही थी जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे पैसे देने पड़े एक झूठे एलिगेशन की वजह से, और मैंने अपनी खुद की सेविंग्स वहाँ पे सैक्रिफाइस की, और उसके इमीडिएटली बाद मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगी. तो ये नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आएंगे. कोशिश की कि फंड्स रेज करूँ, लेकिन कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिली. I remember 2012 में जब मैंने अपनी जॉब गिव अप की, I had not resigned, but I decided that I'm going to leave my professional work and work on this documentary. I was drawing 50-55 grand at that time. In 2021-22, the whole duration of India's Sons, after so many years, after 10 years, I was paying myself 35,000 rupees per month. So मतलब इस फील्ड में देखा जाए तो it's like you are मतलब I mean अगर पैशन ना हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मेंस इश्यूज पे काम करती हूँ पैसे कमाने के लिए. मैं उन लोगों को बोलती हूँ प्लीज आके मेरी जगह पे मेरा साथ काम करो और फिर देखो कितने ज्यादा पैसे हैं इस फील्ड में. तो I think if not sheer passion and absolute dedication,
I don't think so I would have been able to come so far. It's until unless you have passion, you cannot do something like this for sure. Yeah. So why But did it's you happiness. start? It's sheer happiness. Sheer happiness. It's fulfillment. It's so much of fulfillment every single day. I get messages from people, sisters, you're building mothers. such great bonds. Yeah, Matlab, because so many people just write to me, Gaurav, saying, "Ma'am, I don't have any case. हाँ. You have not done anything for me. I have no problems in life, but I just want to give you an acknowledgement for what you're doing. You're changing lives and you're giving strength to people like us, that if we ever fall into a situation like this, you're there, to at least listen to us." that is really a very valuable currency. Yes. क्योंकि मेरे भी केस में जब मैं कुछ ऐसे कॉज फोकस करने लगा, राइट, और मैंने स्टार्ट ही इसीलिए किया था बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव्ड कि अगर आपके पास कोई कॉज नहीं है तो आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए. यू डोंट रन आफ्टर मनी और फेम, बिकॉज दैट इज अ पाथ टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन. सो वो टाइम पे भी जब लोगों के ऐसे मैसेजेस आते थे कि ये आपने ये बताया, मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मैं चीज़ों को इस नज़र से देख रहा हूँ, मेरा साइंस का बेस बन रहा है, आई एम बिकमिंग क्यूरियस, मैं ज़्यादा स्मार्ट बन रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस के आंसर्स दे देता हूँ अपने क्लास में. सो दैट वाज लाइक रियल करेंसी, मोटिवेशन कि यार इससे एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. ट्रू, एब्सोल्युटली. सो व्हाट वाज द चेंजिंग पॉइंट इन योर लाइफ? मतलब आपके लाइफ में ऐसा वो क्या इवेंट आया जब आपको एग्जैक्टली ऐसा लगा कि यार इसमें ना, इसके खिलाफ, ये जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए? तो जैसा मैंने बोला कि इंस्पिरेशन जो थी, मोटिवेशन जो थी, वो बहुत पर्सनल थी, एंड इवेंचुअली इट टर्न्ड इनटू पैशन, प्रोफेशन, एक्टिविज्म एंड एवरीथिंग. बट शुरुआत यहीं से हुई थी, गौरव, कि परिवार में ही एक ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पे झूठे डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस फेस करने पड़े. शादी का ब्रेकडाउन हुआ. किनके साथ? परिवार में ही हुआ. और शादी का जो है ब्रेकडाउन हो गया विद इन कपल ऑफ मंथ्स. और कारण ये था कि जो महिला थी वो किन्हीं और से प्यार करती थी, और एक सभ्य परिवार की तरह इस चीज़ को ना ही किसी को बताया गया, ना ही उस चीज़ का कोई बतंगड़ बनाया गया, बट आपस में सामंजस्य से बैठ के ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, जब आपका दिल ही नहीं है इस शादी में तो नहीं रहिए, जिसके साथ भी रहना चाहती है वहाँ जाके रहिए, लेकिन इस परिवार को छोड़ दीजिए. तो म्यूचुअल कंसेंट से एमिकेबली अलग होने का डिसीजन हुआ. लेकिन उसके बाद शायद उनको कानून की पट्टी पढ़ा दी होगी किसी ने. तो जब वो चली गई तो 2 महीने के बाद जो है एलिगेशंस लगा दिए गए कि दहेज की डिमांड होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, और डिमांड रखी गई कि अगर आपको केसेस में नहीं फंसना है या आपको अपने ऊपर 498A का केस नहीं झेलना है तो 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे. और मैं गुड़गांव में थी, गुड़गांव की कोर्ट में थी, और वही महिला जो कुछ दिन पहले तक डरी सहमी हुई थी क्योंकि गलती उनकी थी, मेरे सामने ये कहा गया कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे कानून आपकी तरफ हैं. तो मुझे वो स्टेटमेंट जो है उसने काफ़ी डिस्टर्ब किया कि एक तो आप गलती करो और ऊपर से आप दूसरे इंसान को धमकी दो कि आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि सारे कानून आपके लिए हैं, क्योंकि आप एक सर्टेन जेंडर के हो. तो ये गलत है. और जब मैं रिसर्च करने लगी तो बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े, बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में जाना जहाँ पे झूठे 498A के एलिगेशंस की वजह से लोगों ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया. एक पैटर्न ही था, एक ट्रेंड था ये. एक ऐसा पूरा संसार मेरे सामने खुल गया जिसके बारे में मुझे रत्ती भर भी कोई आइडिया नहीं था. और मैंने बस यही सोचा कि मैंने सुसाइड को बहुत क्लोजली देखा है उस दौरान, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि इस तरह के झूठे केसेस में फंसने की वजह से कोई अपनी जान ना दे, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ. ये इवेंट आपके फैमिली में हुआ था? जी. तब मैंने सोचा था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि किस तरह से झूठे दहेज के केसेस में लोगों को फंसा के उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करी जा रही हैं. तब मार्टर्स ऑफ मैरिज का जन्म हुआ था, मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. मार्टर्स ऑफ मैरिज और इंडियाज़ सन्स दोनों की दोनों मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो हैं
मैं आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ देखिए, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्री अभी जियो सिनेमा पे स्ट्रीम कर रही हैं। तो जो मैं कहती हूँ वो मेरा काम भी और बातें भी हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं ये वो एक्चुअल लोग हैं जिनके बारे में मैं लोगों को बताती हूँ। वो एक्चुअल पुरुष हैं, वो एक्चुअल परिवार हैं जिनके साथ इस तरह का वाक़या हुआ। तो मार्टर्स ऑफ मैरिज की तब शुरुआत हुई, और स्टार्टिंग में तो सिर्फ यही सोचा था कि एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, लोगों के साथ लोग होने को तो नहीं रोक सकते हैं गौरव, लेकिन उसके अवेयरनेस हो जाए, जो प्रोटेक्ट कर सकता है पहले से प्रोटेक्ट करे। सी शादी जो है आज के टाइम पे भी इंडिया में एक बहुत ही हेलो के साथ आती है, राइट? इट्स ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन, इट्स love, it's a lot of happiness, two families coming together. Nobody really thinks of divorce, but the fact is that आज के समय पे बहुत सारी शादियां हैं जो डिवोर्स में लीड करती हैं। yes. और डिवोर्स की सिचुएशन में जब इस तरह के झूठे इल्ज़ाम पुरुष और उसके परिवार के ऊपर लगा दिए जाते हैं जहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ भी ना किया हो, इट इज़ एन एक्सट्रीम शॉक एंड ट्रॉमा। समझ में ही नहीं आता है कि ये हुआ क्या। आप वो जब FIR पढ़ते हो जिसमें सफ़ेद झूठ लिखे होते हैं, जैसा कि हमारी फैमिली के साथ हुआ, वो जब आप पढ़ते हो आपको तभी लगता है कि शायद किसी ने आपको आके मार दिया। दीज आर सच सीरियस एलिगेशंस। आपको अपने सामने, मतलब मुझे याद आता है कि जब मैंने पहली बार वो पन्ना पढ़ा था जिसमें इतना झूठ लिखा हुआ था, मुझे यूँ लगा कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म है। एंड आई जस्ट वॉन्टेड nobody else to go through that feeling and tell people कि इस तरह के झूठे केसेस बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे हैं। So don't think this is the end of your life, and thankfully a lot of people have seen my documentary films, drawn inspiration to fight back, which is why I wanted to spread awareness that not only the laws are being misused, but we need to stand up against this misuse. So I think इस पॉडकास्ट की पहली लर्निंग तो यही है सबसे बड़ी कि ऐसे सब केसेस हो रहे हैं जी। सो यू ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। दूसरी लर्निंग ये है कि अगर आपके साथ इनजस्टिस होता है तो यू शुड फाइट बैक, बिकॉज अल्टीमेटली वरना ये चीज बढ़ते रहेगा और फिर बाद में किसी जो मासूम इंसान है उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। लोगों ने लॉज को बिजनेस बना लिया है, खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जो हैं। And this is not what just I am saying. This is what has been documented in judgments as well. They have become weapons, बहुत सारी कोर्ट की जजमेंट्स हैं जहाँ पे ये कहा गया है that these laws are being used as legal terrorism. These are being used as weapons by disgruntled women. These are not my words. These are words of very, very honorable judges because they are seeing हर रोज़ कोर्ट्स में इस तरह के केसेस जहाँ पे महिलाएं झूठ बोल रही हैं और उगाही का एक ज़रिया बन गए हैं कानून। तो अगर हम लोग इस चीज़ को ये चीज़ होती रहेगी, होने देंगे, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और किसी को अल्टरनेट पर्सपेक्टिव नहीं मालूम पड़ेगा। सबको यही लगेगा कि एक साइड ये है कि विमेन के साथ जो हैरेसमेंट है वो बढ़ रहा है, बट दूसरा साइड ये है कि उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस तो मैं तो एक्विटल हो जाता है, मतलब वो गलत साबित हो जाते हैं। जी। जैसे हम लोगों ने महिलाओं को एक समय पे समझाया कि साइलेंस में सफ़र ना करें, उस तरह से हमें आज पुरुषों को भी समझाने की ज़रूरत है कि साइलेंस में सफ़र ना करें। तो ये मोटिवेशन देने की, ये उनको पॉजिटिविटी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक अगेन यू सेड कि जिस वजह से, इसलिए क्योंकि एक ये बढ़ता ना चला जाए, इसको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाने की या इसके खिलाफ फाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ महिलाओं ने आवाज़ उठाई, उससे फाइट किया, उसी तरह से झूठे केसेस के खिलाफ भी पुरुषों को और उनके परिवारों को फाइट करना पड़ेगा, टू सेट एग्जाम्पल्स, टू सेट प्रेसिडेंट्स, एंड so that more and more people do not suffer. Right. Yeah. So definitely like इससे बहुत कुछ हमारे व्यूअर्स को सीखने मिला है और ये बहुत ही एनलाइटनिंग पर्सपेक्टिव्स है जो आपने आज शेयर किया। बहुत से लोगों के लाइफ में तो ये न्यू चीज़ रहेगी, ऑब्वियसली, राइट? सो गाइज, हो सके तो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर चेक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करो ताकि अवेयरनेस और लोगों तक भी पहुँचे।
And thank you so much. It was a wonderful podcast and conversation. Thank you, Gaurav. I just have one request to all the young audiences that are listening to me कि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम पुरुषों के अधिकारों को छीन लें, और पुरुषों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं होता कि हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए. तो बस यही पर्पस और इंटेंट है इस काम का कि एक इक्वालिटी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए समाज में. जिस तरीके से एक पेरेंट के लिए एक बेटा बेटी इक्वल होते हैं, उसी तरीके से लीगल सिस्टम के लिए भी एक आदमी औरत इक्वल होने चाहिए. तभी सोसाइटी में हार्मनी बनी रहेगी और तरक्की होगी पूरे इंसानियत समाज की. मेरी डॉक्यूमेंट्री की लास्ट लाइन के साथ इस पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं. In zest of protecting our daughters, India's daughters, let's not treat India's sons as disposables, right? We need to stand for India's daughters as well and India's sons as well. Wonderful. Thank you. Thank you.